यदि आप पहले डिफरेंस समझ जाओगे तो आपको डेफिनेशन पढ़ने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। देखो समझना, सबसे पहले 34 और 149, ठीक है। इसमें जो शब्द रहता है वो लिखा रहता है इन फर्दरेंस, ये बात करता है कॉमन इंटेंशन की, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और ये बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की। क्योंकि कभी अभी हम मेंस प्रोस्पेक्टस से देख रहे हैं, हमें ज्यादा ऊपर डीप में नहीं जाना कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। बाय चांस आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन, तो आपको जनरल नॉलेज तो पता होनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन में जो मिनिमम लोग चाहिए होते हैं वो 2 चाहिए होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट में जो मिनिमम लोग होते हैं वो 5 चाहिए होते हैं। कॉमन इंटेंशन किसी भी ऑफेंस का हो सकता है, किसी भी ऑफेंस का। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा ऑफेंस, कौन सा सेक्शन जरूरी है, सेक्शन 141 के लिए। जो सेक्शन 141 में ऑफेंसेस दे रखे हैं उनका ही क्या होगा, उनके लिए ही कॉमन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। इसके अंदर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है। इसमें ऐसा ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। मान लीजिए 4 लोग लड़ रहे हैं, मैं एकदम से घुस गई, 4 लोग किसी को रोक रहे हैं, मैं एकदम से घुस गई, हम लोगों का प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, तब भी मैं यदि पार्ट बनी रही अनलॉफुल असेंबली का, तो मैं क्या रहूंगी, मैं उसके लिए लाइबल रहूंगी। ठीक है। और देखते हैं और क्या हो सकता है। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन सेक्शन 149 अपने आप में एक ऑफेंस है, इटसेल्फ एन ऑफेंस। याद रहेंगे पांचों, अपने बेरेक्ट में या नोट में कहीं पे भी लिख लेना, ये सब चीजें नोट्स में भी लिखी हुई है। लेकिन आपको ये पांचों में कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपने यदि कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस समझ लिया तो आपने 50%, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना उसका 50% समझ लिया। वापस बोलूंगी, यहाँ पे वर्ड लिखा रहता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे वर्ड लिखा रहता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, फर्दरेंस, ठीक है शब्द। सेकंड, यहाँ पे मिनिमम 2 लोग चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 5 लोग चाहिए। ये किसी भी ऑफेंस का हो सकता है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन किसी भी ऑफेंस के लिए हो सकता है। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में जो सेक्शन 141 में हमने 5 चीजें पढ़ी थी, 2 स्टेट के लिए पढ़ी थी, 2 इंसानों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए पढ़ी थी, फिर हमने एक पढ़ा था क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ और अदर ऑफेंस। ठीक है। यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 34 इटसेल्फ एन ऑफेंस नहीं है, वो किसी भी मतलब इटसेल्फ एन ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 149, सेक्शन 149 क्या है, सेक्शन 149 इटसेल्फ एन ऑफेंस है, ये रूल ऑफ एविडेंस है, इसे कह सकते हैं ये रूल ऑफ एविडेंस है। और ये हम, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एक एक तरीके का रूल नहीं, ये रूल ऑफ एविडेंस है, साथ साथ ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस भी। ठीक है। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, क्लास में जितने भी बच्चे हैं एग्जाम में, यदि आपको 130 ये 34 और 149 में डिफरेंस आ जाए तो आपको ये 5 से 6 डिफरेंस तो लिखने ही। अब आ जाइए सेक्शन 34। ठीक है। सेक्शन 34 से 38, बेसिकली सेक्शन 34 ही बात करता है कॉमन इंटेंशन की, ये सारे बात बताते हैं एक्ट और ओमिशन से रिलेटेड। 34 क्या बोलता है, मान लीजिए कि क्या कर रहे हैं, कोई ग्रुप है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मतलब जहां पे सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं। शब्द देखना, बिल्कुल मैं अच्छे से बोल रही हूँ कि वेयर टू और मोर पर्सन, यहाँ पे शायद सेवरल है, वो हम देखेंगे कि वेयर सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यदि आपको सेक्शन 34 की लाइन ही समझ में आ जाती है ना, तो आपको पूरा सेक्शन 34 अच्छे से समझ में आ गया कि व्हेन टू और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब कॉमन मतलब सबका सेम इंटेंशन है, क्या करते हैं, डज एनी क्रिमिनल एक्ट, ये मैं अभी अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बेरेक्ट की लैंग्वेज हम बाद में पढ़ेंगे। डज एनी क्रिमिनल एक्ट, ऑल ऑफ देम या ईच ऑफ देम नहीं, ईच ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल एज इफ दे डन दैट क्रिमिनल एक्ट अलोन। वापस मैं ये लाइन लिखूंगी, याद रखो कि when two or more person या when several person in furtherance of common intention
डज एनी क्रिमिनल एक्ट, ईच ऑफ देम, ऑल ऑफ देम तो बात की बात है, वो सारे में से सारे के सारे, ईच ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल एज इफ द पर्सन, या देख लेंगे ये शब्द देखेंगे दे लिखा है या क्या लिखा है, एज इफ दे डन दिस एक्ट अलोन, कि यही माना जाएगा कि उन्होंने अकेले ही ये काम किया। अब क्या क्या बोला मैंने, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए तीन लोग मिलकर क्या करने जा रहे हैं, किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, ये शब्द आपको पता है, तीन लोग मिलकर किसी का मर्डर करने जा रहे हैं। उसमें से एक पर्सन क्या लेकर गया, कार लेकर गया, दो जनों को बिठा के लेके गया, एक पर्सन कार लेकर गया। दूसरे पर्सन ने क्या किया, दूसरे पर्सन ने बाहर जो गार्ड बैठा था उसको रोका, तीसरे पर्सन को अंदर जाने में क्या दी, असिस्टेंस दी। वो तीसरे पर्सन ने जाकर, मान लीजिए सी का मर्डर करने गए हैं, सी का मर्डर कर दिया, क्या कर दिया, सी का मर्डर कर दिया, तो क्या माना जाएगा, इस पहले वाले ने भी सी का मर्डर किया है, इस दूसरे वाले ने भी सी का मर्डर किया है, इस तीसरे वाले ने भी सी का मर्डर किया है, क्योंकि इन तीनों का प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था, इन तीनों का कॉमन इंटेंशन था। और ये क्या करने गए थे, ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट किया। तो ये सारे लोग, ये एक नंबर वाला, ये दो नंबर वाला, ये तीन नंबर वाला, ये सारे लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ये जो मर्डर किया गया है इन लोगों के द्वारा अकेले ही किया गया। हैंड रेस करो, समझ में आया? अब लाइन पढ़े, एक बार हैंड रेस करो, सबके सब हैंड रेस कर दो। जतिन सर, शिवानी मैम। इसमें ना जैसे ये लिखा हुआ है ना कि ये सेवरल पर्सन्स हैं, तो 5 लोग भी तो हो सकते हैं इसमें। इसके अंदर 5 लोग हो सकते हैं, लेकिन 5 लोग कौन से होंगे, जो 141 को ऑफेंस करेंगे, तो फिर कॉमन ऑब्जेक्ट आएगा। मैम प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में सेक्शन 141 के ऑफेंस होना जरूरी, बट समझ रहे इसमें कई बार देखा गया है कि ये 34 लगता है, तभी भी 5 लोगों पे भी लग सकता है मैम ये। अनलॉफुल असेंबली, आप जब वर्ड देखोगे ना, अनलॉफुल असेंबली, वहां पे एक सभा की बात होती है, सभा की बात होती है। और सेक्शन 149 स्पेसिफिकली आप देखोगे, तो वो सेक्शन 141, आप किसी को जाने से रोक रहे हो, जाने से रोक रहे हो, सेक्शन 141 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जाने से रोका, किसी को प्रॉपर्टी यूज करने से रोका, पानी की रास्ते में जाने से रोका, आपने किसी के साथ में मिसचीफ किया, तो यहाँ पे सेक्शन 149 लग जाए। अभी हम एंड में पहुंच के डिफरेंस समझते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। सब आप देखो, मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे ना, तो आप है ना कोई भी वो देखोगे, कोई भी चार्ज देखोगे ना, तो उसके अंदर लिखा हुआ है साथ में कि विद सेक्शन 34। जनरली सेक्शन 34 ही लगता है, जनरली सेक्शन 34 ही लगता है। लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस जो 141 में कुछ कुछ ऑफेंस क्या रखे हैं, बता रखे हैं ना, तब वहां पे लिखा आएगा विद 149। आप मोस्टली 90 से 95% आप चार्ज देखोगे ना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, वहां पे लिखा रहेगा 34। दो लोग चोरी करने गए, देखना, अब दो लोग चोरी करने गए, समझो 5 लोग चोरी करने गए, मैम आप कैसे लगाओगे इसके अंदर, अनलॉफुल असेंबली थोड़ी लगाइए, अनलॉफुल असेंबली नहीं आएगा, वो सारे लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल होंगे। 5 लोगों पे 5 चार्ज बनेंगे ना, तो 5 चार्ज में लिखा रहेगा विथ 34, विथ 34, विथ 34, विथ 34। तो आप लोग थोड़ा सा बस ये समझना कि 141 ज्यादा जो डिफरेंस देखा जाता है ना, वो 141 सेक्शन के हिसाब से ही देखा जाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आया क्या? अभी अपन आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे, फिर अपन को थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार सब लोग हैंड रेस करो, जतिन सर आप करिए पहले, तो समझ में आया नहीं आया, क्लास में हो तो करो, अदरवाइज ठीक है। तो अब आ जाओ, सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन क्या बोलते हैं, ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 34 पढ़ते हैं। देखिए, when a criminal act when a criminal act is done by several persons, कि when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, ठीक है, शब्द सुना कि when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone, done by him alone।
लिख लोगे सेक्शन 34 की लाइन? सबके सब सेक्शन 34 की लाइन तो लिख लोगे ना? कोई इसमें परेशानी वाली बात है क्या? एक बार हैंड रेज कर दो। मैंने वापस बोल रही हूँ कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, मतलब सब लोगों का कॉमन इंटेंशन है उसके अंदर। ये मैं सी को मारने गए थे 3 लोग, तो इन लोगों का उद्देश्य क्या है कि सी को मारना। सी को मारना और तीनों मतलब सबका क्या करना जरूरी है, एक्ट करना जरूरी है। वो कार लेकर आया, इसने क्या करा, इसने नीचे गार्ड को रोका और उसने क्या करा, एक पर्सन ने क्या करा, मार दिया। तो मान लीजिए सी ने मारा, लेकिन सी मर्डर के लिए लाइबल नहीं। each of them are liable as if the criminal act is done by him alone। ठीक है, इतनी डीप में नहीं जाना, हमें मेंस के प्रोस्पेक्टस से लिखना है। काफी हम केस लॉज भी अभी देखेंगे, लेकिन मेंस के प्रोस्पेक्टिव यदि हम लिखेंगे तो वो सेक्शन 34 पूछेगा, तो आपको सेक्शन 34 एज इट इज लिख कर आना है। एज इट इज लिख कर आना है, बुलेट लगा के लिख कर आ सकते हो, तो उसको समझ में आए कि हाँ भाई बंदे ने अच्छे से पढ़ा है। और देखते हैं, देखो अब सेक्शन 34 में बात करते हैं। अब यहाँ पे बात हुई कॉमन इंटेंशन। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो वर्ड है कॉमन इंटेंशन। ठीक है, एक होता है कॉमन इंटेंशन, एक होता है सिमिलर इंटेंशन। इसमें क्या डिफरेंस है? कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है? मैं कौन हूं? मान लीजिए मैं हूं, मेरा इंटेंशन भी मारना किसको है, सी को मारना है। और मान लीजिए यहाँ पे अनुष्का है और अनुष्का का भी इंटेंशन सी को मारना है। हम दोनों पहुंच गए सी को मारने के लिए, लेकिन क्या हमारा कॉमन इंटेंशन था क्या? समझ में आया? कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस समझ में आया? इन कॉमन इंटेंशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, लेकिन यहाँ पे हम दोनों का सिमिलर इंटेंशन है सी को मारने का। तो हम कॉमन इंटेंशन में तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सिमिलर इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आया? डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर, मारने के लिए हम एक जने को गए हैं, लेकिन हमारा प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, हमारा उद्देश्य एक जने को मारना है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं और अनुष्का सी को मारने गए, अलग अलग मारने गए, अलग अलग मारने गए हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हम दोनों, यार हम सोचे कि चलो यार हम आज तक तो मिले नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम दोनों तो क्लास में मिलते हैं हम आज, लेकिन हम लोग बाय चांस मारने गए सी को और देखा यार वहां अनुष्का है। मैं बोली यार मैम आप हो। तो हम दोनों ने क्या कर लिया, अपने इंटेंशन हो, बोले मैं क्या करने आई हूँ, बोले मैं सी को मारने आई हूँ। तुम क्या करने आई हो? मैं सी को मारने आई हूँ। तो हम लोगों ने क्या कर ली, एक प्लानिंग कर ली कि हम सी को कैसे मारेंगे। समझ रहे हो? गए तो हम किससे इंटेंशन थे, सिमिलर इंटेंशन के साथ गए थे, लेकिन क्या हुआ वहां पे हमने प्लानिंग कर ली कि एक काम करते हैं, तू सी को हाथ पकड़ लेना, मैं सी को गोली से उड़ा दूंगा। तो कॉमन इंटेंशन का क्या हुआ, सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऑन द स्पॉट क्या हुआ, हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया, हम दोनों ने प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड कर लिया कि तुम एक काम करना, सी का गेट बंद कर देना, मैं सी को मार दूंगा। समझ में आया कि सिमिलर इंटेंशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू या कुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन इंटेंशन। हैंड रेज करो। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, सिमिलर इंटेंशन लोगों को इतनी इतनी सी चीजें समझ में नहीं आती है, मैं सही बता रही हूँ। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछाते हैं, आप मेंस के डायरेक्ट खोल के क्वेश्चन खोल के देखोगे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। दोनों को क्या लगता है, समान, ये सामान्य है और ये समान है, ऐसा कुछ शब्द है, वो देखना। अब आप चीजें बात करो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि कहीं ना कहीं तीनों का एक्ट करना जरूरी है, कहीं ना कहीं तीनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो बोले मैम एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि हम 60% बात कहे, 60% बात कहे, तो इसका जनरल मीनिंग है प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि कोई भी ऑफेंस कर रहा है, तो जो भी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, कोई भी एक पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अब लेकिन ऐसी ऐसी बात आई, बोलने लग गए, बोले मैं तो वहां उपस्थित ही नहीं था।
ऐसी बात हो सकती है ना कि मैं तो वहां उपस्थित ही नहीं था, आप सेक्शन 34 कैसे लगा सकते हो, मुझे मर्डर पे चार्ज कैसे लगा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है, उन्होंने कहा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि ऑन द स्पॉट जहां ऑफेंस हो रहा है वहां आप खड़े हो, आप हो सकता है नियर बाय भी खड़े हो। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन आने लगे, सब इंटेलिजेंट होने लग गए, तो उनको लगा यार 34 में तो प्रेजेंट होना जरूरी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन निकाले कि यदि आप नियर बाय भी हो, ठीक है, नियर बाय भी हो, यदि आप कार में भी बैठे हो, ठीक है, यदि आप गार्ड को भी रोक रहे हो, तो ये भी इनको क्या माना जाएगा, इसे भी एक्टिव पार्टिसिपेशन माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। इसके केस लॉज है, आप लोग देख लेना, अभी देख, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ठीक है, और एक कुछ घोष करके है वो हम देखेंगे, कि अभी मुझे महबूब शाह वर्सेस एम्परर आ रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आया, कॉमन इंटेंशन, शब्द लिखना आना चाहिए। ये सब बाद की बातें होती है, कि जब इंसान को बेस ही नहीं समझ में आता, ये सब बात की बातें होती है कि यार क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। लेकिन मान लीजिए कहीं भी आपको कॉमन इंटेंशन आए तो आपको इतना तो लिख कर आना ही है। वेरेक में देखते हैं, नोट्स में देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। आ जाइए। देख, सेम टू सेम लिख रखी है डेफिनेशन, जो भी है वो देख लेंगे। आप देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू पनिश टू ऑल द पर्सन, इज टू पनिश ऑल द पर्सन इन्वॉल्व, बिकॉज it's very difficult to identify who did what, and so it is considered English में मत जाना, that all are liable in the same manner as if he has done such act himself alone. पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड ऑल द पर्सन इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। ये कुछ मैंने बोला ना, ये इंटरप्रिटेशन आ गए, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के काफी काफी इंटरप्रिटेशन आ गए कि पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, चाहे वो पर्सन वहां नहीं खड़ा हुआ हो, ऑन द स्पॉट नहीं खड़ा हुआ हो। फिर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। इन कॉमन इंटेंशन देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड, बट नॉट सो इन सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन में ऐसी जरूरत नहीं है। इन कॉमन इंटेंशन पर्सन वर्क विद प्री प्लानिंग। और कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाला केस भी लिख कर आ जाओ, कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन का। ये पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। फिर सिमिलर इंटेंशन कैन बिकम कॉमन इंटेंशन, ठीक है। मुकुंद मुरई पान वर्सेस एम्परर में कहा था कि इन कॉमन इंटेंशन पर्सन शैल बी लाइबल फॉर फॉलोइंग थिंग। क्या किस चीज के लिए लाइबल होगा, ये हम अबेटमेंट में भी पढ़ते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या करने गए, हम लोग चोरी करने के लिए गए। क्या करने गए, चोरी करने के लिए गए। या हम लोग क्या करने के लिए गए, चोरी के साथ में आप यदि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल वो पर्सन चोरी कर रहा है, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो लाइबल होंगे, ठीक है, वो चोरी के लिए लाइबल होंगे। मान लीजिए इसने चोरी करते करते किसी को मार दिया, किसी को मार दिया, क्या ये नीचे वाले लोग चोरी के लिए लाइबल होंगे? ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। गौरांश, क्या लाइबल होंगे क्या? लाइबल नहीं होंगे ना चोरी के लिए, क्योंकि ये हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ये हमने सोचा थोड़ी था कि चोरी करने जाएगा तो मार देगा। यदि हमारा ऐसा कॉमन इंटेंशन होता कि हम प्रिपरेशन ऑफ थेफ्ट, ये सब, ये चाकू लेके जाता, समझना, ये चाकू लेके जाता जो मार रहा है, तो यहाँ पे क्या चोरी के लिए लाइबल होता? होता कि नहीं होता गौरांश? हम तब तो लाइबल होते हैं। तब लाइबल होते ना। स्टूडियो, ठीक है, तब लाइबल होता है, क्योंकि हमारे को पता है, हमारे को पता है वो थेफ्ट, वो प्रिपरेशन करके गया है हर्ट करने की, मारने की। तो आप लोगों को छोटी छोटी बातों का याद रखना है कि कभी भी कॉमन इंटेंशन के लिए कैसे कैसे पर्सन को किस किस चीज के लिए लाइबल किया जा सकता है। फॉर द एक्ट पर्सन को लाइबल किया जा सकता है, और एक्ट ऑफ विच रीजनेबल, ये एप्रीहेंशन लगा देना, एप्रीहेंशन लगा देना, ठीक है। और फॉर ऑल द थ्री, ऑल द थ्री ऑल आर लाइबल नॉट फॉर दोज एक्ट विच कैन नॉट बी प्रीमिडिएटेड, कि जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था उसके लिए ये लोग लाइबल नहीं होंगे। केस देख लेना। देखो,
ये लोग गए थे चोरी कर, मतलब किस, ये 4 लोग गए थे रॉबरी करने के लिए, इस केस में यही है। रेप करके आ गया वो पर्सन जो चोरी कर, जो रॉबरी करने आया, तो रॉबरी के लिए वो पर्सन, चारों लोग लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि रेप को प्रिमिडिएट नहीं किया था उन लोगों ने, कि जा गया था वो चोरी करने या गया था वो रॉबरी करने और वो वहां पे जाकर रेप करे आया, तो वो जो 3 लोग हैं वो रॉबरी के लिए लाइबल होंगे, लेकिन वो लोग किसके लिए लाइबल नहीं होंगे, वो लोग रेप के लिए लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि रेप को प्रीमिडिएट, पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था। उन चीजों के लिए लाइबल होते हैं जिनका प्रीमिडिएशन हो सकता है। थोड़ा बहुत हैंड रेज करो, समझ में आ गया होगा, मैं यही सोचूंगी कि आपको ये समझ में आ गया। हमको एग्जाम प्रोस्पेक्टस से इतना ही लिखना होता है, इतना ही लिखना होता है, अननेसेसरी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और भी देखते हैं, आ जाइए। चलो ये भी देख लेते हैं। देखो कि और भी, जैसे शिवानी मैम पूछ रही थी कि वेयर एवर मैटर इज ऑफ 149, देयर पर्सन कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 34 ऑल्सो इफ कॉमन इंटेंशन इज फाउंड। थोड़ा बहुत समझ में आया शिवानी मैम, ये जो बोलना चाह रहा है लाइन, कि यदि 149 भी मिलता है तो वहां पर्सन, यदि कॉमन इंटेंशन मिल जाता है लोगों का, तो वहां पे पर्सन को 34 के लिए भी लाइबल ठहराया जा सकता है। समझ में आया शिवानी मैम, ये लाइन स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं जो मन, आपके मन में क्वेश्चन आया वो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, क्योंकि जब हम सेक्शन 141 पढ़ते हैं ना, 141 पढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अनुष्का, थर्ड नंबर पे, ऊपर के दो नीचे के दो छोड़ दो, थर्ड नंबर की क्या ऑफेंस है? मैम किसकी? 141 के थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है ऑफेंस पे, क्या लिखा हुआ है? 141 के थर्ड नंबर के ऑफेंस पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी बताओ, हैंड रेज करो प्रियंका। मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ अदर लिखा हुआ है, ऑफेंस। क्रिमिनल ट्रेसपास लिखा हुआ है, और अदर ऑफेंस। तो भाई इन अदर ऑफेंस में 141 में ये 4-5 ऑफेंस लिखे हैं, इसके अलावा ये सारे ऑफेंस नहीं आ गए क्या? आए कि नहीं आए? यहाँ पे लिखा हुआ है मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड अदर ऑफेंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डाउट सबके मन में रहता है कि 34 लगेगा कि 149 लगेगा। लेकिन कभी जब 149 लग जाता है, 149 लग जाता है, और यहाँ जहां पर कॉमन इंटेंशन मिल जाता है, तो 149 के साथ में 34 भी लग जाए। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये छोटे मोटे वो है डिफरेंसेस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है। कॉमन इंटेंशन इट इज नॉट एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। बिल्कुल भी इनकी इसमें नहीं जाओगे, ग्रामर वैमर पे नहीं जाओगे, 5 साल पहले पता नहीं क्या ग्रामर थी। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफेंस इटसेल्फ, 2 और मोर, मिनिमम 5। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट इट इज वाइड। इन 34 एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। Common intention can be of any offense. Common object only for those offense which is in section 141. Pre-arranged plan, free mind, meeting of mind, और इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया? 34 इतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। भाई एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। डिफरेंस तक भी पहुंच गया तो कितने मार्क्स का, मतलब मान लीजिए 5-4 मार्क्स के हिसाब से आपने कम से कम 2.5 से 3 नंबर, यदि 2 से 3/4 भी आपको नंबर देता है, मच मच सफिशिएंट पढ़ लिया। 2-3 केस लॉ देख लो। ठीक है, हमारा मकसद इसको जस्ट समझना है, समझना है कि भाई हमने समझ लिया कि दोनों चीजों में हम कंफ्यूज नहीं हो। आ जाइए सेक्शन 149 पढ़ते हैं। और यदि अभी मैं सेक्शन 34-38 डेफिनेशन क्लॉज के टाइम पे करवा देती तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, हो जाए तो अच्छी बात है। देखो क्या लिखा हुआ है 149। देखो एक डिफरेंस और भी बताती हूँ आपको। वहां पे क्या लिखा हुआ कि वेन सेवरल पर्सन, क्या लिखा हुआ है, कल भी मैंने समझाया था कि वहां पे लिखा हुआ कि वेन सेवरल पर्सन डज एनी एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ठीक है, जब सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग ऐसा क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं सेक्शन 34 के हिसाब से, 149 में क्या बोला, एक पर्सन के लिए, कि 5 में से एक पर्सन भी क्या कर रहा है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल,
इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल काम कर रहा है, तो वो पांचों लाइबल होंगे। यहाँ पे इन्होंने 34 में क्या लिखा है, यदि सेवरल पर्सन काम करते हैं क्रिमिनल एक्ट, तो वो एक पर्सन, सारे पर्सन ऐसे लाइबल होंगे कि वो काम उन्होंने अकेला किया हो। और 149 में क्या लिखा हुआ है कि जब एक पर्सन इन फर्दर इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल काम करता है, तो वो पांचों लोग लाइबल होंगे। लाइन समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? वहां पे सबने किया तो एक बार एक के लिए बोला है, किसने कहा? वहां पे सबने किया है तो एक के लिए बोला है, यहाँ पे एक ने किया तो पांचों के लिए बोला है। हैंड रेज करो, समझ में आया? पढ़ो, अब समझ में आएगा। अब समझ में आएगा जो लाइन मैं बोल रही हूँ। देखो, if an offense is committed, if an offense is committed by any member of unlawful assembly in prosecution of common object of that assembly, assembly specifically word है, all वॉल तो छोड़ो, or as the members of that assembly knew to be likely to be committed, ये हम पहले देख चुके, premeditated जो चीजों का हो सकता है। In prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offense is a member of same assembly is guilty of that offense. सारे मेंबर जो भी उस असेंबली के मेंबर है, वो लोग उस ऑफेंस के लिए जो उस पर्सन ने किया है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, वो लोग लाइबल हैं। ठीक है, लाइन समझ में आ गई? 34 की लाइन आप लिख सकते हो। 34 में वर्ड ही स्टार्ट हुआ है सेवरल पर्सन से। 149 में वर्ड स्टार्ट हुआ है व्हेन एनी ऑफ द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली डज एनी एक्ट। एनी एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, वहां पे तो क्रिमिनल एक्ट है। हाँ, ऑफेंस ही है, डज एनी एक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑफेंस ही कमिट कर दिया, तो वो सारे लोग ऐसे लाइबल होंगे, उस फैमिली के मेंबर, असेंबली के सारे मेंबर ऐसे ही लाइबल होंगे जैसे कि उन्होंने वो काम किया। समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया। अब आ जाओ सेक्शन 35। एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलता है, कुछ नहीं बोलता सेक्शन 35, कि मान लीजिए, ठीक है, वहां सेक्शन 149 बचा था हमारा, सेक्शन 35 बोलता है कोई एक्ट ऑफेंस है। मैम, हम्म। जैसे आपने कहा ना कि सेक्शन 34 में नियर बाय हो या फिर कार में हो, गार्ड को भी रोक रहा है, तो 149 में क्या होगा? 149 में प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। 149 में तो प्रेजेंस वहां खड़ा होना जरूरी है। और अगर मतलब फोन से हैंडल कर रहा हो फोन एक से हैंडल की पर्सन, बात नहीं होती। अनलॉक मैम, मैं बताऊं ना, सभा, जब हम एक शब्द सुनते हैं ना, सभा, समझ रहे हो, सभा, यहाँ पे वर्ड अपन देखते हैं ना, सभा की 5 लोग खड़े हैं, जब हम शब्द देख रहे हैं असेंबली, असेंबली है, तो वहां पे प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। जब आप सेक्शन 149 की बात बोलोगे ना, तो वहां पे असेंबली शब्द है। जितना मैं इंटरप्रिटेट कर पा रही हूँ उतना यही है कि वहां पे सभा शब्द है, प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे वर्ड देखोगे ना आप, यहाँ पे वर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे वर्ड है प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन करने पे आते हैं ना, तो यहाँ पे वर्ड हम देखते हैं कि प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जैसे ऐसा कोई होता है फोन पे हैंडल कर रहा हो, जैसे उस टीम का ही मेंबर हो 5 एंड मोर, उसमें से एक फोन पे हैंडल कर रहा हो, तो वो क्या लाइबल मुझे नहीं होगा या लगता, नहीं नहीं, होगा? सेक्शन 149 के लिए मुझे नहीं लगता लाइबल होगा, फिर भी मैं एक बार और देख लूंगी इस चीज को, क्योंकि वहां पे जो शब्द देख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे मैं, जब अपन डिफरेंस भी देखते हैं ना इसके अंदर, जब हम डिफरेंस भी देखते हैं, तो यहाँ पे वर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक बार रुको, मैं इसको और देखती हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं गूगल करती हूँ उसके बारे में। होल्ड रखना है ना।
देखो, जितना मैं देख पा रही हूँ ना, उतना में मुझे नहीं लगता कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में कोई पर्सन लाइबल होगा। फिर भी मैं जितना मैंने देखा उसमें तो नहीं है, फिर भी मैं एक बार है ना आपको रीचेक करके कल जरूर से कंफर्म करके बता दूँ, ठीक है शिवानी मैम? ओके मैम। ठीक है, एक बार, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन सही है कि कोई इंसान अबेट कर रहा हो, ठीक है, कोई इंसान अबेट कर रहा हो तो क्या वो रिक्वायर्ड रहता, क्या वो लाइबल होगा, एक बार पढ़ते भी हैं। जितना मुझे लग रहा है इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग उसमें लाइबल नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार रिकन्फर्म करके आपको बता दूंगी। आ जाइए, सेक्शन 35। सेक्शन 35 कुछ भी ज्यादा बात नहीं करता है। वो बोल रहा है कि यदि कोई एक्ट क्रिमिनल एक्ट तब बनता है जब वो किसी क्रिमिनल ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा रटने वाली लाइन है कि यदि कोई एक्ट क्रिमिनल एक्ट तब बनता है, यदि किसी मतलब कोई एक्ट तभी क्रिमिनल एक्ट बनता है जब वो क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया हो या क्रिमिनल नॉलेज से किया गया हो। लाइन समझ में आई मैंने क्या बोला? जब कभी कोई एक्ट क्रिमिनल तब बनता है जब वो क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया हो या क्रिमिनल नॉलेज से किया गया हो। पहली लाइन समझ में आई? एक बार हैंड रेस करो वापस। कोई एक्ट क्रिमिनल एक्ट तब बनता है जब वो तभी बनता है जब वो क्रिमिनल नॉलेज से किया गया हो या क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया हो। तो जो जो लोग उस क्रिमिनल इंटेंशन से और उस क्रिमिनल नॉलेज से उस एक्ट के अंदर जुड़े हुए हैं, वो सब लोग लाइबल होंगे। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यदि कोई एक्ट कि wherever any act is criminal, only only क्योंकि वो किसी क्रिमिनल इंटेंशन से वो बना है, एक्ट क्रिमिनल इंटेंशन से क्रिमिनल बना है या क्रिमिनल नॉलेज से क्रिमिनल बना है। तो मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 में से 7 लोग क्रिमिनल इंटेंशन से लेकर उस एक्ट में चले गए काम करने में, या 7 और 2 लोग क्रिमिनल नॉलेज से उसके अंदर चले गए उस एक्ट के क्रिमिनल होने में। तो ये 2 लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये सिर्फ ये 9 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसमें से यदि एक पर्सन उसने यदि क्रिमिनल नॉलेज नहीं लगाई है या क्रिमिनल इंटेंशन नहीं लगाया तो वो लाइबल नहीं होगा। लाइन पढ़ते हैं फिर मैं एक तरफ से, क्योंकि शब्द है कि जब एक एक्ट क्रिमिनल इसलिए है बाय रीजन ऑफ बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, वेयर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन। करा तो 10 लोगों के द्वारा किया गया वो एक्ट। ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइंस इन द एक्ट, कि वो सारे लोग जिन्होंने वो एक्ट के अंदर क्या करा है, ज्वाइन किया है with such knowledge or intention is liable for the act। बस यहीं तक याद रख लो, is liable for the act as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। वापस मैं बोलूंगी कि मान लीजिए कोई एक्ट क्रिमिनल क्यों है, केवल क्यों वो क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया है या क्रिमिनल नॉलेज से किया गया है। अब ये एक्ट बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें से जो जो लोग क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज के साथ में ये एक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल होंगे कि इन्होंने ये एक्ट अकेला किया है। लेकिन मान लीजिए कि सेवरल पर्सन में एक ऐसा इंसान था जिसका ना ही क्रिमिनल नॉलेज थी, जिसको ना ही क्रिमिनल इंटेंशन था, तो वो लाइबल नहीं होगा। वो लोग ही लाइबल होंगे जो उस क्रिमिनल इंटेंशन से या उस क्रिमिनल नॉलेज से उस एक्ट में जुड़े थे। एंड्रेस कर दो, बस याद करने हैं सेक्शन 35 को। अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाना है कि व्हेन एन एक्ट इज क्रिमिनल ओनली बिकॉज ऑफ इट इज डन बिकॉज ऑफ या बाय द रीजन ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज, ठीक है। हुएवर जॉइंस सच एक्ट विद क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज, देखो फिर ही विल बी लाइबल एज इफ द एक्ट डन बाय हिम अलोन, ठीक है। जो लोग उसमें अननेसेसरी नहीं घुसे हैं क्रिमिनल एक्ट या क्रिमिनल इंटेंशन से, तो वो लोग लाइबल नहीं होंगे। सेक्शन 35 इतनी सी बात करता है। अब आओ, ये कुछ भी नहीं है। सेक्शन 36 याद करते जाना है, ये सारी चीजें, ये सेक्शन, ये जो पढ़ रहे हैं ना हम, नए भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन नंबर 3 है।
कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 3 है ये जो हम पढ़ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, आ जाइए सेक्शन नंबर 36। मान लीजिए पारुल किसी का मर्डर नहीं करेगी, मोहन मोहन है, मोहन नाम का पर्सन क्या कर रहा है, किसी का मर्डर करना चाहता है। ठीक है, किसी का मर्डर करना चाहता है जिसका नाम है सी। अब ये क्या कर रहा है, ये पार्टली तो एक्ट कर रहा है, पार्टली एक्ट कर रहा है और पार्टली ओमिशन कर रहा है। कैसे? कि ये क्या कर रहा है, ये इस सी को खाना नहीं दे रहा। खाना नहीं देना क्या हुआ, ओमिशन देना हुआ। टाइम टू टाइम, मतलब उसको बेचारे को 10 रोटी की भूख लगती है, आधी रोटी खिला रहा है, आधी रोटी खिला रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, ओमिशन कर रहा है। अब ये जो खिला रहा है ना, उसमें क्या कर रहा है, पॉइजन दे रहा है, धीमा जहर। ठीक है, क्या हुआ, धीमा जहर दे रहा है। तो ये इसने क्या करा है, कुछ तो इसने एक्ट करा है और कुछ इसने ओमिशन करा है। तो भी ये पर्सन किसके लिए लाइबल होगा, मर्डर के लिए लाइबल होगा। समझ लो, एक बार ये पढ़ते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ए इंटेंशनली कॉजेस जेड डेथ। ए ने क्या करा, जेड की डेथ करी है, पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। आधा तो उसने जेड को खाना नहीं दिया, आधा उसने जेड को मारा। तो क्या बोला कि ये जो पर्सन है, ए क्या है, ए लाइबल होगा मर्डर के लिए। फिर और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Effect caused partly by act or partly by omission. Wherever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or omission is an offense, is to be understood that the causing of that effect partly by an act or partly by omission is the same offense. ठीक है, तो अननेसेसरी नहीं जाना। 34 में कॉमन इंटेंशन की बात हुई है, 35 में एक एक्ट कब बना है, कब बना है क्रिमिनल एक्ट, उसकी बात हुई है। और 36 में कोई ऑफेंस पार्टली एक्ट के थ्रू हुआ है, पार्टली ओमिशन के थ्रू हुआ है, तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, ऑफेंस होगा। 36 समझ में आया, एक बार हैंड रेज कर दो। 37 वेरी इंपॉर्टेंट, आरजेएस में आया था, आरजेएस में इलस्ट्रेशन 3 उठा के एज इट इज उठा के दे दिया। आईपीसी में इलस्ट्रेशन पढ़ के जाना जरूरी है, जिसने नहीं पढ़ा वो गलत करके आया। क्या पढ़ के आया, सेक्शन 37 में इज इंपॉर्टेंट कॉपरेशन। जब दो लोग कॉपरेशन से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एक जेलर ए, जेलर बी, इन दोनों का कॉपरेशन है, ये दोनों सहयोग से काम कर रहे हैं। इनको क्या करना है, सी को मारना है, सी को क्या करना है, मारना है। तो आधा काम ये करता है, आधा काम ये करता है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, सी को मारना इन दोनों का क्या है, इंटेंशन है, इंटेंशन है। और ये दोनों कॉपरेशन कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं कि सी को मारना है। कोई कभी ये खाना नहीं दे रहा, कभी वो खाना नहीं दे रहा। मान लीजिए ये खाना नहीं दे रहा, ये बी को, ये बी क्या कर रहा है, सी को मार रहा है। तो दोनों का कॉपरेशन है, तो दोनों लाइबल होंगे मर्डर के लिए। एग्जाम्पल समझना, मैंने क्या बोला, कॉपरेशन है, कॉपरेशन है, किसको मारना, सी को मारना, कि इसका इंटेंशन है और दोनों एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइबल होंगे मर्डर के लिए। एग्जाम में क्या आया था, आधी अधूरी चीजें पढ़ के चले जाते हैं लोग बाग। एग्जाम में आया, जेलर ए है, इसका इंटेंशन सी को मारना है। ये क्या करता है, सी को कम, बहुत कम खाना दे रहा है, मतलब ऐसा खाना दे रहा है कि वो मर ही जाएगा। लेकिन जब लोग पता चलता है कि भाई ये तो गलत कर रहा है, ये जो जेलर है ये गलत कर रहा है, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट। सी मरा नहीं, सी मरा नहीं। अब आता है जेलर बी, जेलर बी। अब जेलर बी को क्या लगता है कि क्या करना है, यार सी लायक नहीं है, इस सी को भी मारना है। इंटेंशन दोनों का सेम है, सी को मारना, सी को मारना। ठीक है, अब बी भी क्या कर रहा है, बी इसको, बी भी खाने नहीं दे रहा है, बी भी खाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन आया था कि जेलर ए किसके लिए लाइबल है और जेलर बी किसके लिए लाइबल है। जो आदमी आधा अधूरा पढ़ के क्या होगा, जेलर जेलर वाला एग्जाम्पल पढ़ के आ गया, सेक्शन 37 करके आ गया होगा और दोनों को मर्डर के लिए लाइबल बता के आ गया होगा। ठीक है, इसने जो काम किया, इसने जो काम किया इतना सफिशिएंट नहीं था जिससे कि सी मर जाए। इसने जो काम किया वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि सी मर जाए, और इसने जो काम किया उसमें भी इतनी सफिशिएंसी नहीं थी कि सी मर जाए। दोनों ने काम आधा आधा किया है। तो दोनों, ये पूछा गया कि कौन किस ऑफेंस के लिए लाइबल है, कौन किस ऑफेंस के लिए लाइबल है। तो
पहले बताओ क्या ये दोनों मर्डर के लिए लाइबल है? क्या सेक्शन 37 की कंप्लायंस फुलफिल हुई है क्या? अवंशिका, सेक्शन 37 की कंप्लायंस फुलफिल हुई क्या? कॉपरेशन था क्या इन दोनों का? कोई भी नो मैम। नहीं था, तो सेक्शन 37 में दोनों को मर्डर के लिए लाइबल नहीं ठहरा सकते ना। यदि इन लोगों का कॉपरेशन होता तो मर्डर के लिए लाइबल ठहराते। समझ रहे हो? सब समझ रहे हो? हैंड रेज कर दो सब। प्रियंका, अंजलि, शिवानी मैम, ये वरांश। आप देखो, यही क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको कि जहां पे कॉपरेशन चल रहा है, जहां अभी ये जो लाइबल होगा ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लाइबल होगा, और बी ने वाकई मार दिया है तो बी मर्डर के लिए लाइबल होगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ, आ जाइए पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर आते हैं सेक्शन 37। ठीक है, AB agreed to murder Z by severally and at different times, giving him a small dose of poison. दोनों एग्री हुए Z को मारने के लिए अलग अलग टाइम पे स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन देंगे। A and B administered the poison according to the agreement with intent to murder Z. Z dies from effects of several doses of poison so administered to him. Here, A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death caused, they are both guilty of offense. ठीक है, तो they both are liable for murder बिकॉज इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है, कॉपरेशन किया है। अब आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल। A and B are joint jailers. A and B are joint jailers. As A and B are joint jailer, as such have the charge of jail. दोनों के पास जेल का चार्ज है, जो प्रिजनर है। ऑल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर एट टाइम, 6 घंटे कौन संभालता है? जेड को ए संभालता है, 6 घंटे कौन संभालता है? बी संभालता है। ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ knowingly cooperate in the causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish जेड with food. दोनों दोनों क्या करते हैं? दोनों दोनों इलीगली ओमिट करते हैं जेड को फूड देने। Z dies of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z. Again, exam का question. A, a jailer. A jailer has the charge of Z, a prisoner. A, intending to cause Z death, illegally omits to supply Z with food. In consequences of which, Z is much reduced in strength. But the starvation is not sufficient to cause his death. ठीक है, समझ में आ गया होगा कि एक जेलर है, एक क्या है? जेलर है, जेड का चार्ज है उसके पास में, जेड को फूड नहीं देता है, जिससे जेड की शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन इतनी भूखमरी जो स्टारवेशन है वो सफिशियंट नहीं जिससे कि जेड की डेथ हो जाए। A is dismissed from his office and B succeeds him. B, without collusion or cooperation with the A, illegally omits to supply Z with food, knowingly that he is likely thereby to cause Z death. Z dies of hunger. B is guilty of murder, but A did not cooperate with B. A is guilty only of an attempt to commit murder. पढ़ लो। Cooperation by doing one of several acts constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. सेक्शन 37 में कोई परेशानी? आपने कॉपरेशन किया है, चाहे आपके एक्ट अलग अलग हो, चाहे आपके एक्ट अलग अलग हो, चाहे वो एक्ट मत सफिशियंट नहीं हो, लेकिन आपने यदि कॉपरेशन किया है जिसका इफेक्ट तो मर्डर ही रहा ना, या जिसका इफेक्ट तो वही रहा, तो आप लाइबल होंगे, अदरवाइज लाइबल नहीं होंगे। समझ में आया? सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है। सेक्शन 35 कोई एक्ट क्रिमिनल एक्ट बनता है तब की बात करता है। सेक्शन 36 पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन की बात करता है। सेक्शन 37 वेरी इंपॉर्टेंट कॉपरेशन की बात करता है। और सेक्शन 38 अब यहाँ पे बात ये नहीं है क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन की बात की। सेक्शन 38 क्या हुआ है कि मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, किसी को मारने गए। चलो मारने गए, मान लीजिए कॉमन इंटेंशन, शब्द नहीं लिखा लेकिन इसके अंदर कॉमन इंटेंशन। 5 लोग किसी को मारने गए, किसी ने क्या किया? किसी ने, समझना, किसी ने मान लीजिए किसी ने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है,
किसी ने उसका जेब पकड़ ली, गला पकड़ लिया, किसी ने उसको मार दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अभी यहाँ पे जब हम सेक्शन 38 की बात करेंगे, वहां पे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल नहीं लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 38 में कि ये जो एक क्रिमिनल एक्ट किया है ना, क्रिमिनल एक्ट किया है, अलग अलग पर्सन को अलग अलग ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? अलग अलग पर्सन, 10 पर्सन थे, मान लीजिए 10 पर्सन ने कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है, यदि उस क्रिमिनल एक्ट का इफेक्ट कुछ भी हो, तो इन 10 पर्सन को अलग अलग ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा सकता है। एक बार पढ़ते हैं फिर आप देखते हैं। पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट, देखो वर्ड में भी है, पहले ये भी देखना कि अभी आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, मैम ऐसे तो 34 का चार्ज लगाओ, 34 का चार्ज लगाओ, सबको मर्डर के लिए लाइबल करो। वहां पे नीचे शब्द लिखा है मे बी, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट क्या कर सकता है, सबको अलग अलग ऑफेंस के लिए चार्ज कर सकता है। सेक्शन 38, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस वेयर several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, कहीं नहीं लिखा हुआ कॉमन इंटेंशन, they may be guilty of different offense by means of that act। ये सब बात समझ में आया मैंने क्या बोला? सेक्शन 38 कि जो सेवरल पर्सन है वो अलग अलग ऑफेंस के लिए भी चार्ज हो सकते हैं यदि वो क्रिमिनल एक्ट में संलग्न है। ठीक है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है मे बी चार्ज्ड विद। आई होप सेक्शन 34 से 38 अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स में मच सफिशिएंट है। इससे ज्यादा बस आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, डिफरेंसेस कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, तो आप अच्छे से लिख के आओ ना। आपने लिखा सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको दो केस लॉ बताए, दो केस लॉज बताए, दो केस लॉ में कि कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में कन्वर्ट हो सकता है, और एक केस मैंने बताया कि किस केस के थ्रू बताया गया था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या है डिफरेंस। आई होप समझ में आ गया होगा, अननेसेसरी कुछ बचा नहीं है। 5 मिनट दो तो मैं ये चैप्टर खत्म कर दूं बस, नहीं फिर भी मैम ये इसका 38 का इलिस्ट्रेशन बता दो। देखते हो, रुको 38 का इलस्ट्रेशन देखो, इसके अंदर मैं बताऊं, समझ, देखो क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए ए है, ठीक है, समझना क्या बोला मैंने कि ए है और बी, ए को आ रहा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। क्या बोला? ए को आ रहा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्या कर दिया, बी का मर्डर कर दिया। तो शिवानी मैम क्लास में है, हाँ, बी किसके लिए लाइबल होगा, मर्डर के लिए लाइबल होगा कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा? क्रिमिनल मर्डर के एक्ट लिए। किसके लिए, क्रिमिनल मर्डर के लिए क्यों लाइबल होगा? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है ना, हाँ। एक्सेप्शन नंबर 1, कल्पेबल होमिसाइड नॉट लाइक नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, डन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है सी, सी खड़ा है, और सी को पता चलता है, सी को पता चलता है कि ए बी का, मतलब ए बी को मारने जा रहा है, इसको इतना भयंकर गुस्सा है कि ए बी को मारने जा रहा है। सी क्या कर देता है, इसको इसके हाथ में कुल्हाड़ी दे देता है। क्या दे देता है? कुल्हाड़ी दे देता है। ये भी क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, ये भी क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ए ने उस कुल्हाड़ी से बी को मार दिया, उस कुल्हाड़ी, तो ये तो कहने को तो क्या है, क्रिमिनल एक्ट है। तो यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट में ए तो किसके लिए लाइबल होगा, कहने को मारने में तो दोनों ने सहायता करी है, तो ए तो लाइबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और सी लाइबल होगा मर्डर के लिए। किसके लिए लाइबल होगा? सी लाइबल। तो एक क्रिमिनल एक्ट है, एक क्रिमिनल एक्ट है, तो दोनों को अलग अलग, दोनों को अलग अलग ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा सकता है। आप समझ जाओगे, जैसे हमने सेक्शन 38 पढ़ा कि यदि कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन करते हैं, यदि कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन करते हैं, तो उनको अलग अलग ऑफेंस के लिए भी चार्ज किया जा सकता है। आ जाइए, A attacks Z under such circumstances of grave provocation
that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards Z and intending to kill him. उसका intention है Z को मारने का and not having been subject to provocation. उसका कोई provocation नहीं है B का. Assisting A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z that he is guilty of murder, but A is guilty only of culpable homicide. दोनों ने क्या करा है? कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट किया है. दोनों इंगेज्ड हैं, दोनों कंसर्न है, लेकिन वो दोनों अलग अलग ऑफेंस के लिए चार्ज किए जा सकते हैं, किए जाएंगे. ए तो क्योंकि अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आएगा कल्पेबल होमिसाइड. और जो बी है ए को असिस्ट कर रहा है मारने में, तो बी किसके लिए लाइबल होगा? मर्डर के लिए लाइबल. समझ में आया शिवानी मैम? कि भाई एक क्रिमिनल एक्ट के लिए दो अलग अलग ऑफेंसेस के चार्ज भी लग सकते हैं. समझ तो में आया? इसमें इनका ये कॉमन इंटेंशन नहीं था? इनका कॉमन इंटेंशन कहाँ था? है ही नहीं. देखो कहाँ लिखा है कॉमन इंटेंशन. ए देखना, समझना, सिचुएशन समझो कि ए जेड को उस सर्कमस्टांसेस में जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर है, उसका उद्देश्य है जेड को मारना, और ऐसे उसने मारा जो केवल कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा. तो बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड, तो कहाँ आया? बी वहां पे खड़ा है, बी का क्या है? इल विल है जेड के प्रति. तो कहीं इसने ए से कंसर्न किया क्या? ए से कंसर्न किया क्या कि हम दोनों मिलकर नहीं। जेड को मारेंगे? नहीं किया ना. उसने असिस्ट कर दिया, उसने असिस्ट कर दिया जेड को मारने में. यहाँ पे कहीं नहीं आया ना कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन के लिए तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है, सबसे पहले पढ़ के आए ना हम. तो नहीं यस था. मैम। अब इसने क्या करा? इसने मान लीजिए कुछ भी दे दिया उसको मारने में, ऐसे असिस्ट कर दिया कि जिससे बी की मृत्यु हो गई. दोनों ने जेड की मृत्यु कर दी, दोनों ने जेड की डेथ कॉज करी है, दोनों ने जेड की डेथ कॉज करी है. लेकिन ए ने अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मारा है और बी ने इलविल के कारण उसको असिस्ट कर दिया मारने में. तो ए इज लाइबल फॉर. समझ में आया? तो ये जो जैसे 37 का था इलिस्ट्रेशन सी, और हम्म. ये फूड वाला, उसमें भी तो इनका नहीं था मैम कॉपरेशन कॉमन? था, क्यों था? पढ़ो. तो नहीं था ना, इन्होंने कहा, इन्होंने हाँ, दोनों ने इनका अलग अलग. कॉपरेशन नहीं था ना उसमें भी, तो फूड मैम वाले लाइबल में। नहीं करा. लाइबल कहाँ करा है? एक को तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए करा है हम्म। और एक को मर्डर के लिए करा है. हाँ, तो ये सिमिलर हुए ना फिर, तो या नहीं? मैम कौन से? ये सेक्शन 37 और 38. नहीं, इसका इलिस्ट्रेशन सी इलस्ट्रेशन 37 आप का। मान सकते हो, आप मान सकते हो इसका इलस्ट्रेशन 38 में मर्ज हो सकता है, 38 में हाँ, मर्ज हो सकता है. वही कह आप रही मान थी। सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल यही दे रहा है कि दोनों एक क्रिमिनल एक्ट में क्या थे? कंसर्न थे. दोनों एक क्रिमिनल एक्ट में कंसर्न थे, लेकिन आप उसके अंदर ये भी देखो कि दोनों ने अलग अलग स्टेज पे एक्ट किया है. ए ने अलग स्टेज पे एक्ट किया है, बी ने अलग, जो दूसरा चार्ज था उसने बी ने अलग स्टेज पे एक्ट किया है. और जो सेक्शन 38 है मैम, सेक्शन 38 में एक ही स्टेज में दोनों ने ऑफेंस किया. समझ रहे हो मैंने क्या बोला? ओके मैम। 38 में देखो, जब 37 की बात करेंगे, पहले ए उसको भूखा मार के, मतलब भूखा छोड़कर भाग गया या उसको टर्मिनेट कर दिया. फिर बाद में बी आया, बी नेक्स्ट स्टेज पे उसने उसको स्टारवेशन से, मतलब ऐसे करा. तो और जो हमने 38 की बात करी है, 38 में एक क्रिमिनल एक्ट की बात हुई, यहाँ लिखा हुआ है एक क्रिमिनल एक्ट. ठीक है, डन. आई होप समझ में आ गया होगा शिवानी मैम. ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा. आराम से अच्छे से 34 से 38 पढ़ेंगे. अभी सिर्फ 34 से 38, यदि आप है ना बेयर एक्ट भी पढ़ लेते हो ना, बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन भी समझ लेते हो, मैं बता रही हूँ 100% तो नहीं, लेकिन आपने 75% को 80% कवर कर लिया है. ठीक है, लोग बेफालतू डरते हैं, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक, हम तो डिफरेंस से स्टार्ट हुए थे. डिफरेंस से स्टार्ट क्यों हुए थे? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने कल थोड़ा बहुत चीजें समझ ली थी, कॉमन इंटेंशन क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट. फिर ये जब हमने डिफरेंस ही पहले पढ़ ली और बाद में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो आई होप आप आराम से अच्छे से 80% तक कवर कर सकते हो. ठीक है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा नहीं, आधे घंटे की क्लास हो, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा. और एक क्वेश्चन जो मैम ने पूछा था वो मैं. ठीक है, थैंक यू.